जो आज हमें देखना है बेसिकली द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या करता है? इट इज़ अ मेथड बेसिकली जो हमें हेल्प करता है, एक तरीका है कोड की रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, तो फंक्शंस इन पाइथन आर अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड रीयूजिंग कोड। दे अलाउ अस टू राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। अब मान लीजिए हम एक कोड लिख रहे हैं और उसमें हमको सम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो बैलेंस शीट है या फिर किसी के स्कोर्स हैं, मल्टीपल उसके सब्जेक्ट्स में कितने हैं और हम उसका ओवरऑल स्कोर निकाल रहे हैं। तो हमारे पास उसके बार बार हमको क्या है, उसके सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स को सम करना पड़ता है। तो अब हम बार बार कोड में साइंस प्लस मैथ्स प्लस एसएसटी प्लस जीके करेंगे, राइट। अगर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है तो जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, सारे स्कोर्स को इंडिविजुअली अलग अलग हर बार ऐड करेंगे। तो फंक्शंस क्या कहता है कि ये इस तरीके से बार बार करने से अच्छा है तो मुझे एक बार ये बता दो कि क्या करना है और फिर जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लो। ठीक है, तो सम फंक्शन एक डिफाइन कर दो कि a प्लस बी। पाइथन में तो अपने आप डिफाइंड होता है एक फंक्शन सम, जिसके अंदर हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो आप डिफाइन कर लीजिए एक सम फंक्शन कि भाई सम के अंदर अगर मैं बोलूँ कि सम कर दो ए बी सी का, तो अपने आप ही वो फंक्शन समझ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी करना है। तो इस तरह से मुझे बार बार कोड में हर जगह पे ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब इस एग्जाम्पल में इट्स क्वाइट सिंपल कि a प्लस बी प्लस सी ही करना है, लिख भी लेंगे, ठीक है। लेकिन फंक्शंस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। मान लीजिए कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बैंक का एक हम कोड लिख रहे हैं और हमको उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या हमको प्रॉपर्टी का रेट कैलकुलेट करना है, या बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं या इवन सिंपल भी हैं, तो वाई राइट इट अगेन एंड अगेन, राइट। तो उसके लिए फंक्शंस हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन कह लो, या एक ईजी टूल होता है जो हमें हेल्प करता है मॉड्यूलैरिटी में। मॉड्यूलैरिटी का क्या मतलब है कि अगर आप एक बहुत बड़ा सा कोड लिखेंगे, मतलब एक बहुत बल्कि कोड कि मतलब उसके अंदर मान लो 1000 लाइन का आपने कोड लिख दिया, ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब जब उसको समझेंगे कोड को, या उस कोड काम करेगा, या हम पढ़ेंगे, या हमारे अगला बंदा पढ़ेगा, उसको बड़ी मुश्किल होगी। तो मॉड्यूलैरिटी क्या होता है, मॉड्यूल्स बना देती है। यानी कि अब जो आपका मेन जो फंक्शन होगा, राइट, मतलब मेन जहाँ आप काम करोगे वहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा लिखा ही नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, जो भी काम करना है उसका एक फंक्शन कॉल हो रखा होगा। सम निकालना है तो आपका जो इतना बड़ा कोड था वो इतना सा रह गया, छोटा सा, करेक्ट, क्योंकि वो मॉड्यूल्स बन गए। जो बाकी चीज़ें हो रही थी उसी कोड के अंदर, जो सारी घिचपिच हो रही थी, वो अब बाहर निकल गई इन दी फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। रीयूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं पर भी ज़रूरत पड़ रही है सम की, सब्ट्रैक्शन की, तो हम उसे बुला सकते हैं फंक्शन को। फिर एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन कैसे कि जब हमारे पास फंक्शन होता है, हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी मेन फाइल जो थी जिसमें हम काम करते हैं उसके अंदर हमने सिर्फ फंक्शन कॉल्स ही रखे हैं और फंक्शंस को दूसरी फाइल में डिफाइन करा है, ठीक है। तो अब जो बंदा उस फंक्शन को यूज़ कर रहा है, यानी कि उस कोड को पढ़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस कोड को समझे बैठ के कि उसमें क्या हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सॉर्ट यूज़ करते हो पाइथन में, तो आपको नहीं पता पाइथन अंदर क्या कर रहा है सॉर्ट में। यू जस्ट नो कि अगर इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ दूंगी 4, तो वो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिपेंडिंग अपॉन मैं क्या बोल रही हूँ, सॉर्ट करके दे देगा। तो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि जितना रिक्वायरमेंट है, मतलब वो क्या कैसे वर्किंग कर रहा है, दैट इज़ हिडन, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसकी फंक्शनैलिटी पता चल जाती है। फिर रीडेबिलिटी ऑब्वियसली ईजी हो जाती है आपको, क्योंकि फंक्शन पढ़ना नहीं पड़ रहा, आपको सिर्फ लॉजिक समझ में आ गया कि अच्छा आप सम करना है, आप सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और इस हिसाब से लोन देना है नहीं देना है, जो भी है, लेना है नहीं लेना है। यहाँ तक समझ में आई बात? एनी डाउट टिल हियर? करेक्ट, ओके। तो ये हमें बताता है कि फंक्शंस का क्या यूटिलिटी है। फिर ये बोलता है कि फंक्शंस जो होते हैं पाइथन में आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स वो किसे कहता है कि वो आप फंक्शंस को वेरिएबल में भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हम लिखते हैं, राइट, कि a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3। उसी तरीके से आप a इज़ इक्वल टू सम फंक्शन भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया तो मैं उस फंक्शन को उस वेरिएबल में असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे होता है। जैसे कि अगर मैं सम कर रही हूँ किसी चीज़ का, है ना, इफ़ आई एम डूइंग अ सम, मैं यहाँ पे लिखती हूँ,
अगर मेरे को लिखना है कि मेरे को 2+3 का सम करना है, सही है, तो c इज इक्वल टू मैं 2+3 लिखूंगी, या फिर मैं c इज इक्वल टू सम जो भी फंक्शन डिफाइन हुआ 2,3 ऐसा करके लिख सकती हूँ। तो फंक्शन जो है दैट गॉट असाइन टू अ वेरिएबल, तो फंक्शन को एक वेरिएबल में भी असाइन किया जा सकता है, सही है। तो functions in Python are first class objects, which means they can be assigned to variables passed as an argument to other function। यानी कि इस सम को अगर मैं एक दूसरा फंक्शन लिखूं, मान लीजिए सम आउटर, ऐसा करके एक नया फंक्शन मैंने लिखा, ठीक है, सम आउटर, इसके अंदर जैसे यहाँ 2,3 डाला था, यहाँ मैं सम भी एज एन आर्ग्यूमेंट डाल सकती हूँ, सम कॉमा मान लो कुछ भी 0, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो एज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब वो दूसरे फंक्शन के उसमें भी काम आ सकता है कैलकुलेशन में, तो वो एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास हो सकता है। आर्ग्यूमेंट होता क्या है आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, इनको बेसिकली आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जो भी फंक्शन में स्मॉलर ब्रैकेट्स में पास होते हैं, जिनके साथ जो है फंक्शन जिन पर ऑपरेट करता है, जैसे 2,3 है तो 2+3 करेगा, तो इन आर्ग्यूमेंट्स पे फंक्शन ऑपरेट करता है। ज़रूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स दिए ही जाएँ, बिना आर्ग्यूमेंट्स के भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए फंक्शन ये है कि कॉल डेटा प्ले, तो अंदर आ जाएगा प्रिंट डेटा प्ले कम, राइट, तो इसके अंदर किसी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अंदर हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी थी या हमें कुछ वेरिएबल चाहिए नहीं था। तो ये हो गया हमारे पास कि दे कैन बी असाइन टू वेरिएबल्स पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू अदर फंक्शंस एंड रिटर्न्ड एज वैल्यूज फ्रॉम अदर फंक्शंस। यानी कि एक फंक्शन जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं, राइट, सम 2,3, अगर हम इसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए इसको लिखेंगे अगर हम सम 2,3, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ सम, ये इसका सिंटैक्स रहता है, डेफिनेशन ऑफ सम a, b, राइट, इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न a+b, दिख रहा है, डेफिनेशन सम a, b, अंदर लिख दिया रिटर्न a+b, क्योंकि इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, a+b रिटर्न करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम फंक्शन में एक वैल्यू ही रिटर्न करें, फंक्शन एक फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है, वो आगे भी देखेंगे कैसे होता है। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह ट्रीट होते हैं, जो जैसे जैसे आप वेरिएबल्स यूज़ करते हो वैसे ही इनको भी यूज़ करते हो। एंड ऑल ऑफ दिस ऑल्सो मीन्स दैट दे ऑक्यूपाई मेमोरी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि दे कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, दे कैन बी रिटर्न्ड एज वैल्यूज इन फंक्शंस, दे कैन बी असाइन टू वेरिएबल्स, और इन सब का मतलब क्या हुआ कि फंक्शंस जो हैं वो एक मेमोरी भी लेते हैं। जब भी आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी अलोकेट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप मान लीजिए एक वेरिएबल में जैसे c इज इक्वल टू सम a, b कर रहे हैं, है ना, किसी भी चीज़ में उसको असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज़ ऑक्यूपाइंग सम पोजीशन लाइक सम मेमोरी। तो कहते हैं कि, तो ये कहता है कि फंक्शन जो है वो मेमोरी भी यूज़ करते हैं, और उस मेमोरी में क्या स्टोर होता है, बेसिकली फंक्शन का जो कोड है वो स्टोर होता है, जो लॉजिक है वो स्टोर होता है, इसके आर्ग्यूमेंट्स अगर कुछ है तो वो स्टोर होते हैं, जैसे कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, फंक्शन का नाम स्टोर होता है, तो ये सारी चीज़ें उस मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो ये कहते हैं कि जब हम डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन को, उसी टाइम पे मेमोरी फंक्शन को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि जब आप इसे कॉल करेंगे तब ही मिलेगी, वो डिफ़ाइन के टाइम पर ही फंक्शन को उसकी मेमोरी मिल जाती है, जो कि उसके इन मेटा डेटा को स्टोर कर लेती है। मेटा डेटा यानी नाम, उसका आर्ग्यूमेंट्स और ये सब। This function object contains the code of the function, its name, default arguments and any other metadata associated with the function। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? Any doubt? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे हम देखेंगे पार्ट बाय पार्ट कि फंक्शन का क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था कि डेफिनेशन सम a+b करके। अब ये देखिए, हम ऐसे डिफाइन करते हैं एक फंक्शन को, DEF डेफ, ये बेसिकली बता रहा है कि आप एक फंक्शन लिखने जा रहे हो। डेफ फंक्शन नेम, तो यहाँ पे आपने जो भी फंक्शन नेम है वो देंगे, और आप बेस्ट से बेस्ट फंक्शन नेम देते हैं। बेस्ट से बेस्ट का मतलब है कि ऐसा नाम देते हैं जो कि पढ़ते ही समझ आ जाए कि अंदर क्या होने वाला है। तो इट शुड बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव नेम इन गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस। तो डेफिनेशन फंक्शन नेम,
अब उसके अंदर ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट में क्या गया x कॉमा वाई, तो इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। और ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली फंक्शन को बहुत अच्छे से एक डिफाइन करने का तरीका है कि x जो है हमारी इंट वैल्यू है और y जो है वो हमारी फ्लोट वैल्यू है। ये ज़रूरी नहीं है आप लिखो, लेकिन ये मतलब एकदम जब बहुत अच्छा फंक्शन लिखते हैं ना, ताकि सो दैट देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक्स या कुछ ऐसा ना हो, तो ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है इसको लिखने का। बाकी जनरली जैसे मैंने लिखा था सम x कॉमा वाई ऐसे लिख देते हैं। सो x इंट वाई फ्लोट, और ये जो इसने लिया है एरो करके str, इसका मतलब क्या होता है एनीवन, ये क्या बताता है जो इन्होंने ये लिखा हुआ है दिस थिंग ऊपर, ये वाली चीज़, व्हाट इज दिस, आउटपुट। करेक्ट, ये आउटपुट का फॉर्मेट है, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप है बेसिकली, डेटा टाइप, कि आर्ग्यूमेंट्स का डेटा टाइप क्या हो गया इंट और फ्लोट, और जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप क्या है str, यानी कि एन इंट एंड अ फ्लोट विल बी गिवन टू द फंक्शन एंड अ स्ट्रिंग विल बी एन आउटपुट टू दिस फंक्शन। फिर ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है इन द डॉक स्ट्रिंग्स, ये जो होता है ये पूरा बताता है कि फंक्शन क्या करेगा, दिस इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शन, इसे डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। तो जब भी हम कोडिंग करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, तो जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो हम हमेशा उसका डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं, ताकि जब भी कोई उस फंक्शन को पढ़े तो बिफोर गोइंग इनटू द लॉजिक वो पहले इस डॉक स्ट्रिंग को पढ़ के समझ सके दैट व्हाट इज द फंक्शन एक्चुअली डूइंग। तो यहाँ से स्टार्ट होता है परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, यानी कि ये हमने एक बता दिया कि ये करता है फंक्शन। फिर नीचे आता है कि फंक्शन के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, कि फंक्शन जो है एक इंटीजर लेगा x और एक फ्लोटिंग नंबर लेगा y और एक रिजल्ट देगा स्ट्रिंग। फिर ये पैरामीटर्स बता रहा है, एन इंटीजर इनपुट और ये सब। फिर रिटर्न्स str स्ट्रिंग रिजल्ट। एग्जाम्पल्स, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी में ही दे दिया इसने डॉक स्ट्रिंग में। फंक्शन नेम 5,3.0 रिजल्ट 8.0, तो फंक्शन ये एक फंक्शन डिफाइन हुआ था कि 5,3.0 जिसमें 5 और 3 क्या है आर्ग्यूमेंट्स, और रिजल्ट क्या आया 8। इसी तरीके से आप अब नीचे ये जो कमेंट करके लिखा हुआ है फंक्शन बॉडी कोड ब्लॉक, इसका बेसिकली मतलब है यहाँ पर अब आपका फंक्शन का लॉजिक आता है, कोड ब्लॉक आता है। तो यहाँ पे इसने एक छोटा सा लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई। आप कितना भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख सकते हो जो भी फंक्शन करने वाला है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि डॉक स्ट्रिंग के बाद अब हम यहाँ लिखते हैं कि फंक्शन क्या करेगा। फिर लास्ट में रिटर्न, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया गया है, डायरेक्ट आप रिटर्न रिजल्ट भी लिख सकते थे, रिटर्न और ये वेरिएबल रिजल्ट, उसने डॉक स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है, रिटर्न डॉक ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का सॉरी रिजल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन हो गया है, डेफ के एक इंडेंटेशन राइट में सारा फंक्शन डिफाइन हो जाता है, और फिर ये यहाँ तक फंक्शन हैज़ बीन डिफाइंड। अब यहाँ पे फंक्शन का कॉल हुआ है, फंक्शन नेम 5,3.0, ये समझ आ गया, सिंपल है, बस एक बॉडी समझाई गई है फंक्शन की कि भाई फंक्शन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फंक्शन कैसे लिखा जाता है, क्या करता है। यहाँ पर सेम यही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने समझाई कि डेफिनेशन एक कीवर्ड है, डेफ इज़ अ पाइथन कीवर्ड, रिजर्व्ड कीवर्ड है, आप और चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फंक्शन नेम वही फंक्शन का नाम हो गया, पैरामीटर्स डॉक स्ट्रिंग रिटर्न, ये सब मैंने बता दिया, आप एक बार पढ़ भी लो ताकि आपको दिख जाएगा। ये हम डिस्कस कर लिए। सो दैट्स हाउ अ फंक्शन इज बिल्ड। अब उसके बाद एक फंक्शन के अंदर यू हैव पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आप उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, नॉट नेसेसरीली बट आप कर सकते हैं जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है दो तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक होते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, एक होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें लिखा है डेफिनेशन ग्रीट नेम कॉमा एज, और वो रिटर्न क्या कर रहा है, प्रिंट हेलो नेम यू आर इतना ईयर्स ओल्ड, ये उसका फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट है। जब फंक्शन को कॉल किया है, व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, ये तो फंक्शन का डेफिनेशन हो गया ऊपर प्रिंट तक, ये इसमें बता दिया कि ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन। यहाँ पे लिखा है ग्रीट जब फंक्शन को कॉल किया गया, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में क्या लिखा है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स डायरेक्टली दे दिए गए हैं, एलिस कॉमा 30,
क्या इसमें बताया है कि एलिस नेम है और 30 एज है? डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया है, राइट? इसे कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो अब पाइथन जो है वो बाय डिफॉल्ट पहले नंबर पे जो लिखा है उसे पहले वाले का मानता है। जैसे एलिस लिखा है तो इट विल कंसिडर इट एज नेम, फिर 30 आया सेकेंड नंबर पे तो इट विल कंसिडर इट एज एज। तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, यानी कि पोजिशन के बेसिस पे ये आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। इसके अंदर यू डोंट हैव टू राइट कि कौन से आर्ग्यूमेंट का ये वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, डायरेक्टली आपने जो है वैल्यू डाल दी। जैसे यहाँ पे था सम 2,3 हम लिख रहे थे, राइट, सम 2,3, और एक्चुअल में जो डेफिनेशन थी फंक्शन की क्या थी, सम a, b, तो हमने डायरेक्ट वैल्यूज डाल दी 2 और 3। दिस इज व्हाट अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज। इसके अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 30, एलिस लिख दोगे ना तो पाइथन को नहीं पता कि 30 एज है और एलिस जो है वो नाम है। पाइथन क्या प्रिंट करेगा, इफ आई राइट हियर ग्रीट 30, एलिस, आउटपुट क्या होगा फंक्शन का? हेलो 30 यू आर एलिस ईयर्स ओल्ड। वेरी नाइस। तो फंक्शन का आउटपुट जो होगा वो होगा हेलो 30 यू आर एलिस ईयर्स ओल्ड, बिकॉज फंक्शन तो बेसिकली इट टेक्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और वो पोजिशन के हिसाब से वैल्यू असाइन कर देता है। दूसरे तरीके का होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इफ़ यू वांट टू अवॉइड कन्फ्यूजन, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, उसके अंदर आप कीवर्ड दे करके बताते हो कि इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैं इतनी दे रहा हूँ। इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बिकॉज आप डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं कोड में कि भाई एज की वैल्यू 30 और नेम की वैल्यू एलिस है। अब आप इसमें देखोगे उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आंसर सही आएगा, बिकॉज नाउ पाइथन क्लियरली नोज कि अच्छा दिस इज वॉट द आर्ग्यूमेंट इज। तो ये क्या हो जाते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज दे आर गिवन अलॉन्ग विद अ कीवर्ड एज एंड नेम। सिंपल कॉन्सेप्ट है पोजिशनल और कीवर्ड का। क्वेश्चन याद है, कैन दीज आर्ग्यूमेंट्स कम टुगेदर, मतलब कोई ऐसा भी होता है कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स साथ में आ जाएं, कीवर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का भी यूज़ हो और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का भी यूज़ हो? एनीवन? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जैसे यहाँ पे मैंने बताया द फर्स्ट एग्जाम्पल हैज़ बेसिकली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड द सेकेंड एग्जाम्पल हैज़ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कैन वी हैव फंक्शन कॉल, can we call the function and there can there be a mix of keyword and positional arguments, कि मैं कुछ keyword arguments दे दूँ और कुछ arguments को positional arguments की तरह दे दूँ, जैसे मे बी 30, name is equal to Alice, ऐसा। ओके आपको नहीं पता है, ठीक है। सो वील टेक दिस अप नेक्स्ट, मिक्सिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो दोनों साथ में भी आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल है, प्रिंट हेलो नेम यू आर एज ईयर्स ओल्ड। अब कॉल करते टाइम उसने क्या किया, एलिस तो दे दिया पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरह, नेम नहीं दिया उसने, डायरेक्ट एलिस लिखा है, और एज जो है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह दे दिया, तो एलिस कॉमा एज इज इक्वल टू 80। नाउ दिस इज अ मिक्स ऑफ कीवर्ड एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के पहले आते हैं। कोई बता सकता है क्यों होगा ऐसा, क्यों पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को कीवर्ड के पहले आना पड़ेगा? बाद में आ जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी? मैम पहले पोजीशन दिया गया है ना, इसीलिए मतलब ये है। एज अगर 80 लिख लूंगा उसके बाद एलिस लिखूंगा तो वो समझेगा कि, वो फिर भी समझ नहीं पाया कि वो नेम के लिए है। हाँ, तो बेसिकली वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैसे ट्रीट होते हैं, पोजीशन के हिसाब से, राइट। अब अगर मान लीजिए कि आपने जो है पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर दिए, अब उसके अंदर तो अभी 2 ही आर्ग्यूमेंट्स हैं, मान लो 10 आर्ग्यूमेंट्स होते तो, और 5 को आप एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हो, तो 5 आपने एज कीवर्ड डिफाइन कर दिए पहले, और उसके बाद जो है आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो पाइथन कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं ये कौन सा किसको रेफर कर रहा है, तो इसीलिए पहले वो बोलता है आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दीजिए और बाद में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एलिस था, तो एलिस क्योंकि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था तो उसने पहले लिखा, और कीवर्ड एज इक्वल टू 80 था उसने बाद में लिखा, सो एज टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन इन पाइथन। अगर आप उल्टा कर देंगे ना, अगर आप किसी भी फंक्शन कॉल के टाइम पे ऐसा कर देंगे कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पहले कर देंगे और ये पोजिशनल बाद में लिखेंगे, तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी। तो सिंटैक्स एरर इसलिए आएगी बिकॉज पाइथन कांट
आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड कि कौन से को क्या देना है। ये समझ में आई बात मिक्सिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड की एवरीवन? Ma'am, actually, if we do there are 10 arguments we have to call, then and we don't have that for first 5 we have positional arguments and for last 5 we have keyword arguments. So हाँ, if there is a mix-up, how can we call this? तो आप पहले जो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लिख देंगे। जैसे Okay. कि आपके पास 10 वेरिएबल्स मतलब 10 आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट? तो जिसका भी आपको, जैसे 5 आप कीवर्ड दे रहे हो, मान लो दूसरा, चौथा, छठा और 8th और 10th आपने कि एज कीवर्ड दिया, तो जो बच गए, राइट, 1 3 5 7 9, उनको आप एज पोजीशन पास कर देंगे और बाकी को कीवर्ड, इन दैट ऑर्डर। Okay. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बाद में। Okay. जैसे कि यहाँ पे लेट मी शो यू, जैसे ये है, मान लो डेफिनेशन, एक सम फंक्शन बनाया सपोज, सम में तो पता नहीं चलेगा, प्रिंट फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट दिस ताकि पता चले, और मान लीजिए a, b, c, d, e, f, ऐसा करके अपने पास 6-7 आर्ग्यूमेंट्स हैं। और प्रिंट क्या करना है? प्रिंट सेम a, b, c, d, e, f। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, प्रिंट दिस। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो हम सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे दें, जैसे कि आई एम स्टडिंग एट डेटा प्ले, ऐसा करके सबकी वैल्यू दे दी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे दिया, मान लीजिए आई एम, ये करके देख लेते हैं हम, स्टडिंग एट डेटा प्ले। अब इसमें से इसको हटा के बी बोल देते हैं, लेट्स कॉल दिस बी, ठीक है? तो आई एम स्टडिंग एट, और 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया ई, और मान लीजिए यहाँ पे आप लिख देते हैं थैंक्स, ठीक है? तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं और आखिरी में मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। अब ये क्या कह रहा है? प्रिंट दिस गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट बी, दिस इज कंसिडर्ड एज बी। मैम अगर ऐसा ही प्रॉब्लम है तो हम लोग b इज इक्वल टू स्टार्टिंग करके e इज इक्वल टू ऐसे लिख लेते तो भी हो जाता। क्या? मुझे लगता है कि ऐसा अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आ रहा है तो b इज इक्वल टू स्टार्टिंग लिख लेते, और फिर उसके बाद e इज इक्वल टू m ये सब करते, तो पोजीशन वाइज अगर हम लोग असाइन करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब ये जो हमने कीवर्ड यहाँ पे दिया है, आप इसको ये बोल रहे हो, राइट? ये यहाँ पे, यहाँ से हटा के, इफ़ आई डू इट हियर, मैम ऐसा कुछ बोल रहे हो? एरर आ सकता है तो फिर ये प्रॉब्लम। सिंटैक्स एरर आया, राइट? क्योंकि हमने देखा था कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स से पहले आने चाहिए हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। आई एम स्टडिंग एट डेटा प्ले जो है, इसके अंदर ये बी और ई एकदम एंड में आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे सिंटैक्स एरर आया। और जो हम पहले कर रहे थे,
ये वाला यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड पे थे, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, इसको समझ में आ गया। तो आई थिंक ए जो बीच वाला इशू है, अगर मुझे 2 पोजिशनल बीच के कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, आई थिंक कुछ आई एम मिसिंग समथिंग। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये 5 ही दिए क्या हमने? 1 2 3, अच्छा इसलिए एरर आई है। ओके, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमने गलत दे दिया है। अगर यहाँ पे इसमें एक मैं और दे देती हूँ, आई महिमा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, राइट। आई ए को मिला, महिमा बी को मिला, ये सी को मिला, ये डी को मिला। लेकिन अगर मुझे बीच वाले असाइन करना है, देन व्हाट शुड आई डू? यू आर ट्राइंग टू सेट द वैल्यू इन 2 डिफरेंट वेज। करेक्ट यूजेज। ठीक है, इसका मतलब ओके ओके, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन डेफिनेशन होता है, राइट, उसके अंदर भी जो हमारा ऑर्डर होता है ना, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर जो होता है, दिस शुड टेक केयर कि जो आपके जैसे यहाँ पे जब हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देते हैं ना, दे शुड ऑल्सो कम लेटर। इसका भी वही ऑर्डर होना चाहिए। जो भी आपको एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वो भी एंड में ही आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन के हिसाब से करेगा। इसको पहले को दे देगा, इसको दूसरे को, इसको तीसरे को, इसको चौथे को, और जो बचे हुए हैं फिर उनको कीवर्ड के हिसाब से देगा। इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। इसको अब प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं इसको ई कर दूंगी और इसको एफ कर दूंगी। सो दिस बेसिकली सेज कि वो ऑर्डर में ही जाना चाहिए। ये अभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ आई डू दिस एफ और इसको मैं ई कर देती हूँ, बिकॉज वहाँ पे तो कीवर्ड है, लेकिन उसके पहले वाला सारा ऑर्डर में रहना चाहिए। तो अगर जो भी चीज़ें आपको वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में देनी है, उनका लास्ट में ही ऑर्डर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे यू हैव दिस इसी के जैसा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप फंक्शन में ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं कि अगर कोई पैरामीटर में आपको वैल्यू ना दे तो आप ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर लें। जैसे कि डेफिनेशन ग्रीट नेम कॉमा एज इक्वल टू 25। तो इसके अंदर क्या होगा, जब भी फंक्शन कॉल होगा तो अगर आप सिर्फ नेम की भी वैल्यू दे दोगे तो भी फंक्शन रन हो जाएगा, बिकॉज वो एज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 25 कंसिडर कर लेगा। नीचे देखो, हेलो नेम यू आर एज ईयर्स ओल्ड। तो अगर इस फंक्शन को बॉब के साथ बुलाया तो ये लिखेगा हेलो बॉब यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। अगर बॉब चार्ली कॉमा 40 लिखा तो वो डिफ़ॉल्ट की जगह 40 को यूज़ करेगा। इसके अंदर भी यही वाली चीज़ होती है कि जो आपके डिफ़ॉल्ट वाले पैरामीटर्स होते हैं वो बाद में आते हैं। Python also allows setting default functions when a default value is provided that parameter becomes optional during the function call। ये तो वो बता दिया जो मैंने, ये वाली चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है, Python also allows default parameter। इसके अंदर भी यही वाली चीज़ होती है। इसमें भी वही ऊपर की जैसे कंफ्यूज हो जाएगा अगर उल्टा लिख देंगे तो। यहाँ पे अभी उसको पता है कि चार्ली कॉमा 40 लिखा हुआ है, तो जो भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एंड के लिए ही छोड़े जाते हैं। यानी कि जब आप डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन को तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आप एंड में बताते हैं, और जो भी डायरेक्ट पैरामीटर की तरह पास कर रहे हैं उन्हें शुरू में लिख देते हैं। तो इसके अंदर भी वही वाला ऑर्डर मेंटेन होता है। ठीक है, ये समझ आया?
बेसिकली बीच बीच में आप मिक्स नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी इन ऑर्डर। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे बीच वाले वेरिएबल को बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करने की कोशिश करी थी तो इसने बोला राइट कि गड़बड़ है, तो यहाँ पे इसको पूछते हैं कैन आई नॉट गिव बी एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर आपको b को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देना है तो उसके फॉलोड सबको भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही देना पड़ेगा। यू कैन कॉल द फंक्शन यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल पैरामीटर्स और मिक्स देम अप्रोप्रिएटली। पहला वाला पोजीशन ले दिया, बाकी सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सही है, तो वो वाला डाउट भी क्लियर हो गया कि हमारा एरर क्यों आ रहा था और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो वंस यू हैव रिटन अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, उसके बाद आपको सारे वही लिखने पड़ेंगे। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। तो ये आपका आ जाता है। कोई कुछ सवाल पूछना चाह रहा था शायद? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक फंक्शन लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। राइट अ फंक्शन दैट कैन ऐड when it is called, it can add two numbers as positional arguments and return their sum. Call the function with the arguments 5 and 3. फंक्शन डिफाइन करना है बेसिकली सिंपल सम का, और उसको कॉल करना है विद द आर्ग्यूमेंट्स 3 and 5। सिंपल है। इसी में मैं और क्वेश्चंस दूंगी, ये लिख लो फटाफट, ये कर लो फटाफट से। दीज क्वेश्चंस आर इजी, सिंपल था। सो राइट अ फंक्शन जो दो नंबर ले ले, तो आपने बस पोजिशनल की तरह बुला लिया उसको 5, 3, और नीचे वाले में आपने नेम इज इक्वल टू दिस, एज इक्वल टू दिस, एंड ऐसा करके बुला लिया। नाउ गोइंग नेक्स्ट, एक अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये फंक्शंस क्या है बेसिकली, मतलब प्रैक्टिस हम तब करेंगे जब हम पाइथन को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर हम फंक्शंस लिखेंगे और आप घर पे जाके और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद एक चीज़ आ जाती है कॉम्प्रीहेंशंस, इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी। कॉम्प्रीहेंशन या एक्सप्रेशन, बेसिकली कॉम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, सेट कॉम्प्रीहेंशन। ये करते क्या हैं कॉम्प्रीहेंशन? बेसिकली जैसे अगर आप एक बड़ा सा लूप लिख रहे हो, राइट, जैसे फॉर आइटम इन दिस रिटर्न आइटम स्क्वायर करके आप एक फॉर लूप लिख रहे हो, तो जो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन या ये वाले जो कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं, ये आपको उस चीज़ को बहुत ही छोटे में लिखने में मदद करते हैं। दे हेल्प यू टू राइट इट इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर। जैसे कि यहाँ पे उसका जो आपका सिंटैक्स रहता है उस लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का, ये सिंटैक्स अगर आपको याद रहेगा, मतलब अगर आपने समझ लिया, तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। सिंटैक्स क्या है? एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल, ये है, सिंपल सा सिंटैक्स है। जो भी करना है आपको वो एक्सप्रेशन हो गया, वॉटेवर जो आप जैसे फंक्शन में जो भी लिखते हैं, फॉर लूप में जो भी लिखते हैं कि ये करना है, वो आप लिखेंगे एक्सप्रेशन में। और जिस भी आइटम के लिए करना है, जैसे हम फॉर में लिखते हैं फॉर वर्ड इन वर्ड्स, जो भी आगे करना है कि 2 into वर्ड प्रिंट कर दो या जो भी है, तो 2 into वर्ड प्रिंट करना है इज हियर द एक्सप्रेशन। और फॉर वर्ड इन वर्ड्स, इटरेबल क्या है? वही, जैसे कि अगर हम वर्ड इन वर्ड्स कह रहे हैं, अगर वर्ड्स लिस्ट है तो दैट इज अन इटरेबल, जिसके अंदर हमें इटरेट करना है। सो एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल, ये आपके लिस्ट, ये आपके कॉम्प्रीहेंशन का सिंटैक्स होता है, इस तरह से लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? कंसाइज वे टू क्रिएट अ न्यू कलेक्शन। और अगर आप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है जैसे, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी एक लिस्ट ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपको बोला जाए कि आप एक लिस्ट दे रखी है, वो नंबर्स की 1 to 10 तक के नंबर्स हैं, उनकी लिस्ट दे रखी है। अब आप एक नई लिस्ट क्रिएट कीजिए जिसमें हर नंबर का स्क्वायर वैल्यू हो, ठीक है। यानी कि एक लिस्ट थी जैसे 1357, अब जो आपकी लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए? 19, 25, 49। तो ये आपको दिया गया है, तो लिस्ट है, लिस्ट ही बनानी है। तो हियर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कैन कम इन वेरी हैंडी, कि आप तुरंत से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन जो भी आपका इटरेबल है, यानी कि अगर मान लीजिए लिस्ट का नाम आपका नंबर्स है, तो एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन नंबर्स, तो ये क्या करेगा? हर पोजीशन पे जो लिस्ट में एक्स था उसको एक्स स्क्वायर कर देगा और रिजल्ट भी लिस्ट ही रहेगा।
आगे हम देखेंगे, जैसे नीचे देखो एग्जाम्पल में स्क्वायर नंबर लिस्ट कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन नंबर लिस्ट, हम एग्जाम्पल्स करेंगे उससे और क्लैरिटी आएगी। पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक फॉर लूप को बहुत ही छोटे और कंसाइज मैनर में लिखता है। अगर बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा सेट है, अगर इटरेबल है, तो ये बोल रहे हैं कि इट माइट नॉट बी दैट मेमोरी एफिशिएंट, बट इसका जो रन टाइम होता है वो काफ़ी जल्दी होता है। आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखते हो तो बहुत जल्दी वो रन कर देता है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग अ कॉम्प्लेक्स फॉर लूप। फिर यूज़ केस क्या है, जनरल पर्पस फॉर क्रिएटिंग न्यू कलेक्शंस, बेसिकली कोई भी कलेक्शन है, लिस्ट है या जो भी है, तो ये एक तरीका है लिस्ट से नई लिस्ट बनाने का, डिक्शनरी से नई डिक्शनरी बनाने का, विद सम चेंजेस टू इट, विद सम राइटिंग सम एक्सप्रेशन। ये समझ में आया कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, क्या करता है? ठीक है। अब एक चीज़ होती है लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली इनलाइन फंक्शन होता है। जैसे कि अभी हमने फंक्शंस पढ़े, राइट, हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे डेफ डेटा प्ले, और फिर उसमें कुछ कुछ लिख रहे हैं, तो ये हम एक बाहर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम ज़रूरत पड़ने पे कॉल करते हैं, और ये एक मेमोरी अपनी लेता है और ये रहता है, राइट। जैसे कि अगर आपने इसको बुलाया कहीं पर और फिर उसका यूज़ हो गया तो फंक्शन डिलीट नहीं होता है, फंक्शन वहीं रहता है, अब आप उसको दोबारा बुला सकते हो कहीं और पे, राइट। अगर आपने एक फंक्शन बाहर डिफाइन कर रखा है और नीचे उसको कहीं बुला लिया तो इट स्टिल स्टेज, आप कहीं और पे भी उसे बुला सकते हैं। बट लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई फंक्शन है, आपको उसको बाहर भी नहीं लिखना, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बार यूज़ हो रहा है या कुछ है, तो एक इनलाइन फंक्शन आप लिख देते हैं, और वो कैसे डिफाइन होता है, लैम्डा एक्स कॉमा वाई एक्स, ये एग्जाम्पल है बेसिकली, लैम्डा से डिफाइन करते हैं एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई, जिस पर डालना है वो आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं लैम्डा एक्स कॉमा वाई। जैसे अगर सिर्फ एक्स पे मान लो फंक्शन है तो लैम्डा एक्स हो जाएगा, और कोलन के बाद एक्स का क्या करना है वो आ जाएगा। बहुत ही मतलब एक कंसाइज तरीका है फंक्शन लिखने का, जो हम आर्ग्यूमेंट्स में डाल रहे थे, राइट, डेफिनेशन में, वो यहाँ पे लैम्डा में आ जाता है, लैम्डा एक्स या लैम्डा एक्स वाई या जो भी है, और कोलन के बाद जो हम फंक्शन के अंदर कर रहे थे वो यहाँ पे हम सीधे ही लिख देते हैं। जैसे कि एड टू, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एड टू इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एक्स प्लस टू, और फंक्शन कॉल कैसे हो गया, एड टू नम। तो एड टू नम में नम विल नाउ गो एंड इट विल बी बेसिकली ट्रीटेड एज एक्स, और ये एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो ये एक इनलाइन फंक्शन लिख दिया, जैसे ही ये चीज़ रन हो जाएगी तब ये फंक्शन डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब अब किसी को नहीं पता ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता था, नाउ यू विल हैव टू राइट इट अगेन जहाँ पर भी, तो ये फंक्शन डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि इनलाइन ही डिफाइन किया हुआ है, ग्लोबल इसका कोई डेक्लेरेशन नहीं है। अनोनिमस फंक्शन डिफाइंड इन अ सिंगल लाइन। अनोनिमस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं देते हम, जैसे कभी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसका नाम देते हैं, राइट, डेफ फिर नाम फिर आगे आर्ग्यूमेंट्स, इसमें बस वी से लैम्डा जिस जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड देन कोलन और उनके साथ क्या करना है, तो ये एक लैम्डा फंक्शन होता है। नेग्लिजिबल मेमोरी यूजेज फॉर द फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन के लिए कोई खास मेमोरी कुछ लगती नहीं है। शॉर्ट थ्रो अवे फंक्शंस विद इन अदर फंक्शंस, तो ये थ्रो अवे फंक्शंस होते हैं, यानी कि काम लिया और छोड़ दिया, मतलब थ्रो अवे, दे आर नॉट ऑफ यूज एंड थ्रो, बेसिकली बाद में इनका कोई यूज़ नहीं है कहीं और पे। जैसे कि ये आप एक और एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्टेड नेम्स। सॉर्टेड नेम्स इज इक्वल टू सॉर्टेड, ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन रहता है पाइथन में, इनबिल्ट फंक्शन रहता है पाइथन में, सॉर्टेड नेम्स कॉमा, अब की के अंदर एक फंक्शन डाल दिया। जैसे जनरली अपना जो सॉर्टेड होता है वो आप नॉर्मली अगर करते हैं तो लेंथ पे लेता है, राइट, जैसे अगर आप सॉरी लेंथ बोल रही हूँ, फर्स्ट लेटर पे लेता है ना सॉर्टेड। अगर मैं किसी ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा सी लिखा हुआ है तो सॉर्ट करेंगे तो ए बी सी डी एफ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, की में इसने एक चीज़ दे दी नई, की इज इक्वल टू लैम्डा एक्स लेंथ एक्स, यानी कि किससे सॉर्ट करो, एक्स की लेंथ से सॉर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि इसको रीयूज़ करना था फंक्शन को या कुछ, मुझे यहीं पे इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने यहीं के यहीं एक फंक्शन बना दिया कि जो भी एक्स आएगा, सॉर्टेड जब फंक्शन यूज़ करेंगे नेम्स पर,
ये जो लिखा हुआ है सॉर्टेड नेम्स पर जब हम यूज़ करेंगे तो नेम्स की हर वैल्यू एज एक्स ट्रीट होगी, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया की इज इक्वल टू लैम्डा एक्स लेंथ एक्स, तो आप सॉर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करें, लेंथ ऑफ एक्स का। ये समझ में आया, लैम्डा एक्सप्रेशन वर्सेस, मतलब वर्सेस नहीं है इसमें कुछ, ये दो चीज़ें हैं, कॉम्प्रीहेंशन और लैम्डा एक्सप्रेशन। सो लैम्डा एक्सप्रेशन इज़ अ फास्ट वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन जब हमको उसका रिपीटेड यूज़ नहीं है, एंड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन या कॉम्प्रीहेंशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग अ फॉर लूप इन अ क्रिस्प मैनर। ये समझ में आया यहाँ तक। वील डू सम क्वेश्चंस एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर। सत्या लिख रहे हैं सो इज़ लैम्डा लाइक डेफ वेरिएबल फंक्शन, मतलब सत्या एक बार बताओगे दोबारा। मैम मैं मतलब सोचा कि लैम्डा को हम लोग ऐसे डेफिनेशन लिखते क्या, तो मतलब ऐसा तोड़ के क्या था, लैम्डा को हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं और उसके बाद एक्स जो है वो हम लोग वेरिएबल असाइन कर लिए, तो हम लोग फंक्शन का नाम ना लिख के डायरेक्टली वेरिएबल असाइन करके उसके बाद वेरिएबल का फंक्शन कर लिया, वैसा है क्या लैम्डा? हाँ, मतलब उस जैसे इसमें लिखा ना अनोनिमस फंक्शन है, नेम डिफाइन नहीं किया। लैम्डा कीवर्ड है जो ये बताता है कि एक इनलाइन फंक्शन लिखा जा रहा है। लैम्डा इज अ कीवर्ड। कोई भी कैसा भी फंक्शन डिफाइन करोगे इनलाइन तो लैम्डा लिख कर करते हैं। लैम्डा उसका नाम नहीं है, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ द फंक्शन, इट जस्ट सिग्निफाइज कि एक इनलाइन फंक्शन लिखा जा रहा है। कीवर्ड है, जैसे डेफ कीवर्ड है तो पता चलता है कि हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं, इसी तरह से लैम्डा एक कीवर्ड है इनलाइन फंक्शन लिखने का। और लैम्डा के आगे x, y वही हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम डेफ वाले में लिखते थे, और x प्लस वाई जो आगे लिखा है वो हमारा फंक्शन का अंदर वाला कोड है जो हमें करना है एक्सप्रेशन। यही पूछ रहे थे? हाँ मैम वही पूछ रहा था। हाँ, तो ये है, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के टू अंडरस्टैंड इट बेटर। गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, हमें स्क्वायर करना है और एक नई लिस्ट में उसे स्टोर करना है। तो कैसे होता है, एक हमें ओरिजिनल लिस्ट दी हुई है, नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट हो गई। स्क्वायर्ड नंबर्स हमने एक नई लिस्ट बनाई, और ये हमारा नॉर्मल एज ओल्ड मेथड है जो हमारा फॉर लूप वाला होता है, राइट। अभी तक अगर आपको मैं ये कहती कि ऐसा करना है कि नंबर्स दिया हुआ है और स्क्वायर्ड नंबर्स निकालने हैं, तो आप यही करते ना, लूप करते आप फॉर नंबर इन नंबर्स, और फिर एक नई लिस्ट में जो कि स्क्वायर्ड नंबर्स हैं अपेंड कर देते नंबर का स्क्वायर, हर नंबर के लिए अपेंड करते जाते हैं उसका स्क्वायर, तो एक नई लिस्ट बन जाती है जहाँ पे हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका स्क्वायर सेव्ड है, राइट। अग्रीड, ऐसा ही लिखते, यही करते ना हम स्क्वायर लिस्ट बनाने के लिए। Yes, ma'am. लेकिन इसको एक शॉर्ट तरह से कैसे किया इसने, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। इसने सीधे क्या किया, ना तो एक नई लिस्ट डिफाइन करी, मतलब कि भाई नई लिस्ट बनाई और उसमें अपेंड 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 बार बार इस फंक्शन को कर रहा है, ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, स्क्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, उसमें असाइन किया जो भी नई लिस्ट बनेगी, नंबर का स्क्वायर फॉर नम इन नंबर्स। तो इस नई लिस्ट में उसने ये नई लिस्ट क्रिएट हो गई, जो भी ओरिजिनल लिस्ट का x था उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या सेव हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये काफ़ी फास्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, दिस इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू फॉर लूप्स। तो नंबर स्क्वायर फॉर नम इन नंबर्स, तो ये आपका वही काम करेगा जो ऊपर आपके 4 लाइन का कोड कर रहा था, 3 लाइन का कोड कर रहा था। समझ गए, अंडरस्टूड दिस पार्ट, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रीहेंशंस भी होते हैं, ये काफ़ी सिंपल कॉम्प्रीहेंशंस हैं, एकदम छोटा छोटा कुछ आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उसको लिख रहे हो, पहले आप इस तरीके के करेंगे फिर आप कॉम्प्लेक्स लिखना भी सीख जाओगे। फिर नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है, गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स स्क्वायर इवन नंबर्स एंड स्टोर इन अ न्यू लिस्ट, यानी कि बोल रहा है कि अगर जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें गिवन नंबर इवन है तो ही स्क्वायर करना है। पहले सारे नंबर्स को स्क्वायर कर रहे थे, अब सिर्फ उसी को स्क्वायर करेंगे जो इवन है। तो हमारा एज ओल्ड मेथड क्या कहता है, इवन स्क्वायर नंबर्स की एक लिस्ट बनाई, इटरेट किया फॉर नंबर इन नंबर्स, इफ नंबर मॉड 2 इज 0, यानी कि अगर वो इवन है, पहले चेक किया, अगर इवन है तो हम जो हमारी नई लिस्ट है उसमें उसके स्क्वायर को अपेंड कर देंगे। करेक्ट, यही तरीका होगा कोड लिखने का। अगर हमें इवन नंबर्स का स्क्वायर स्टोर करना है, अब इसका फास्टर तरीका क्या है, ये इवन स्क्वायर नंबर्स, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ सो दैट यू कैन सी इट।
इवन स्क्वायर नंबर्स जो हैं इज इक्वल टू नंबर स्क्वायर फॉर नम इन नंबर्स इफ नंबर परसेंट 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि रिटर्न क्या, अच्छा इसमें थोड़ा सा जो है जो सिंटैक्स था वो थोड़ा सा अलग आया है, राइट। जैसे ऊपर जो हमारा सिंटैक्स लिखा होता है कि हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके बाद फॉर नम इन नंबर्स लिखते हैं, यही आया था ना जो हमने पढ़ा था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो ये करके देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब आपने क्या किया, नई बनाई इवन स्क्वायर्स और यहाँ पे आपने लिखा, ये हो गया नंबर स्क्वायर फॉर नम इन नंबर्स इफ नम परसेंट 2, ये करेक्ट। और हम फिर प्रिंट कराते हैं इवन स्क्वायर, यही लिखा हुआ था उस पीपीटी में अभी जो हमने देखी थी। 4,16 आ गया क्योंकि 2 और 4 ही जो है अपने इवन नंबर है। क्या इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को और किसी तरह से लिख सकते हैं, मतलब कोई और तरह से लिख सकते हैं इस तरह से लिखने की जगह? ये देखो एनीवन? एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल, ये अपना ओरिजिनल फॉर्मेट था, राइट। एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल, अगर हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करें, अच्छा यहीं पे था नंबर स्क्वायर इफ़, बेसिकली ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ से मूव करके पहले लिख दें क्योंकि वो बोल रहा है कि एक्सप्रेशन यहाँ लिख सकते हैं। देखते हैं ये रन होता है क्या। क्या आंसर आया, एक्सपेक्टेड एल्स आफ्टर इफ एक्सप्रेशन। ये हमने लिखा, कोई एरर नहीं आया क्योंकि इसने क्या किया कि नंबर स्क्वायर कर दो नंबर का अगर नंबर जो है इवन है। लेकिन अगर हम इफ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करता है अपने सिंटैक्स में कि आप एल्स भी दोगे, ठीक है, एल्स भी दोगे। तो अच्छा अगर मुझे इसी तरह से लिखना है तो मैं एल्स में क्या दे सकती हूँ, एनीवन? अगर मुझे इसी तरह से लिखना है, क्योंकि मैंने पढ़ा था पीपीटी में कि जो हमारा जो तरीका होता है लिस्ट इसको लिखने का वो होता है एक्सप्रेशन पहले आता है और फिर लास्ट में फॉर आइटम इन इटरेबल। तो ये तो हमारा आ गया फॉर आइटम इन इटरेबल एंड में आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपने इफ़ लिखा है तो आपको एल्स भी मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, एल्स में क्या लिख सकते हैं, एनी आइडिया? आपको पढ़ाया हुए हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे। इफ आई हैव टू राइट समथिंग व्हाट कैन आई डू, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ब्रेक, ब्रेक आना चाहिए या कुछ और? किसी ने कुछ बोला? कंटिन्यू। ब्रेक में क्या होगा, जैसे ही उसे इवन नंबर मिलेगा कोड आगे एग्जीक्यूट होना ओके ओके, इट विल बंद हो स्टॉप। जाएगा। हाँ, और कंटिन्यू में क्या होगा, स्किप करेगा। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ओके, नाउ दिस सेज ये दिस इज नॉट, दिस इज इनवैलिड सिंटेक्स। लेट्स सी, इसी तरह से जब हम ट्राई करते हैं तो वी गेट टू नो अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट्स। अब देखते हैं क्या बोलता है। Use of continue in a list comprehension. In Python, continue is used within loops to skip the current, but it cannot be used inside a list comprehension. ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं होता है। कंटिन्यू जो है वो फॉर लूप के लिए यूज होता है जब हम फॉर लूप रन कर रहे हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कंटिन्यू का यूजेज नहीं होता है। सो इसलिए ऐसा लिखना डजंट वर्क, इट गिव्स अ सिंटैक्स एरर कि अगर आप इफ दिस एल्स कंटिन्यू ये आप नहीं लिखते हैं। तो करेक्टेड कोड क्या होगा, ये वाला जो हम पहले लिख रहे थे कि इफ बाद में,
सो जब हम इफ बाद में लिखते हैं, अच्छा स्क्रीन विजिबल है क्या प्रॉपरली, फॉन्ट साइज ठीक है, तो इफ हम बाद में लिखते हैं तो एल्स एक्सपेक्टेड नहीं होता है। यू कैन राइट इफ इन द एंड, जैसे कि हम पहले लिख रहे थे जो कि यहाँ पे था ये वाला, ये नहीं, ये वाला, नंबर स्क्वायर फॉर नंबर इन नंबर्स इफ num % 2 is equal to 0, ये in case you are not able to see this one, ठीक है। सो व्हेन वी डू नॉट हैव एन एल्स स्टेटमेंट तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, नंबर फॉर नम इन नंबर्स और लास्ट में इफ। अगर एल्स स्टेटमेंट है तो पहले आप लिख देते हैं एक्सप्रेशन इफ दिस, एक्सप्रेशन मतलब एल्स दिस, जैसे कि नेक्स्ट वाले में दिखाया जाएगा। गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, स्क्वायर इवन नंबर्स एंड स्क्वायर रूट ऑड नंबर्स। अब हमारे पास एक एक्शन आइटम है उन नंबर्स के लिए भी जो कि इवन नहीं है, मतलब कि जैसे अगर कोई नंबर आपको इवन नहीं मिला तो एल्स स्टेटमेंट में क्या करना है, वो भी हमें गिवन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये जो लिखा हुआ है वो करते, एक रिजल्ट बनाते, फिर उसके अंदर कहते फॉर नम इन नंबर्स, मतलब इटरेट करते। अगर तो इवन है तो हम उसको स्क्वायर कर देते, और अगर ऑड है एल्स में तो रिजल्ट में क्या अपेंड कर देते, उसका स्क्वायर रूट। 0.5 का करने से स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट। इफ़ आई डू अ पावर ऑफ हाफ तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एल्स स्टेटमेंट का वैल्यू है कि हमें एल्स में क्या करना है। सो नाउ द लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कैन बी रिटर्न इन द अर्लियर मैनर, जैसे हम लिखते थे दिस होल पार्ट इज द एक्सप्रेशन। ये पूरा क्या हो गया यहाँ तक एक्सप्रेशन। फॉर नम इन नंबर्स तो हमारा कांस्टेंट रहता है क्योंकि हमें हर नंबर पे ये चीज़ करनी है। और एक्सप्रेशन क्या गया, नंबर स्क्वायर इफ इट इज इवन एल्स दिस। ये करो अगर ऐसा है, नहीं तो ये करो। नाउ दिस इज द सिंटैक्स अगर आप इफ एल्स में, लाइक इफ एल्स इज यूज्ड, ठीक है। और यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है कि एल्स मैंडेटरी होता है इफ स्टेटमेंट के बाद। अगर आप नीचे की जैसे लिखेंगे, जैसे नीचे लिखा हुआ है जो अभी हमने करके दिखाया, दिस विल गिव यू सिंटैक्स एरर। अब ये क्या कह रहा है, नीचे वाला थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स इसने कर दिया है कि अगर नेस्टेड इफ है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल यूजिंग इफ, एलिफ एंड एल्स कंडीशंस, यानी कि अगर हमारे पास 3 कंडीशंस है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसने क्या किया यहाँ पे, इट बेसिकली रोट इवन, इवन लिखो, राइट इवन इफ नंबर % 2 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या रिटर्न करें, इवन, नहीं तो एल्स। अब जो वो एलिफ वाला स्टेटमेंट होता है उसको इसने यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर, एल्स के अंदर। नहीं तो आप क्या करो, चेक करो, अगर 3 से डिविजिबल है तो ऑड लिख दो, और उससे भी डिविजिबल नहीं है तो नीदर लिख दो फॉर नम इन नंबर्स। बाकी सब सेम। एल्स के अंदर आ गया अब नेस्टेड वाला इफ, ये कंडीशन सेम है, राइट। इवन इफ नंबर % 2 एल्स समथिंग। अब समथिंग के अंदर एक नेस्टेड इफ आ गया, एक और इफ एल्स आ गया बेसिकली। ये समझ गए। थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे तो और हैंड्स ऑन होएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका फॉर लूप भी लिख के बता दो एक बार, मतलब जनरल वाला, विदाउट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हम इसको कैसे लिखेंगे। कन्वर्ट दिस टू फॉर लूप फटाफट से। सो द वे टू राइट दिस इज, फॉर जो तुमने लिखा है वो करेक्ट है बेसिकली। फॉर नंबर इन नंबर्स हम चेक किए, इफ नंबर ये अगर इवन है तो आप प्रिंट कर दीजिए इवन। ये मैं ओमिट कर रही हूँ। एलिफ नंबर % 3, अगर ये 0 है तो आप प्रिंट कर दीजिए ऑड। इसमें कोट्स आएंगे, वो मिस नहीं करना है। और नहीं तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो एल्स में क्या आ जाएगा, प्रिंट नीदर। अब जो दूसरों ने लिखा है, जैसे जो शायद कार्तिक ने और आस्था ने लिखा है, उसमें इफ और एल्स, अगर इफ रन कर गया तो हाँ, तो एल्स रन नहीं करेगा।
और अगर इफ़ रन नहीं किया तो एल्स रन करेगा एंड अगेन, ठीक है। ऑलराइट, सो दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। तो तुमने एलिफ और एल्स की जगह यहाँ पे वही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की जगह यहाँ एल्स कर दिया और उसके अंदर फिर से इफ एल्स लगा दिए, तो ठीक है, फाइन। बाकी एलिफ का यूज़ भी आप कर सकते हो, वो थोड़ा सा कोड को और आसान बना देता है रीड करने के लिए इसकी जगह, ठीक है, समझ गए। अब सिंपल है। नाउ व्हाट इज इट सेइंग कि एडवांटेजेस क्या है, ऑब्वियसली रीडेबिलिटी, क्योंकि फॉर लूप बहुत छोटा हो गया, आप सीधे से एक लाइन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है। कंसाइजनेस, बहुत ही शॉर्ट में, आपने 3 लाइन का कोड एकदम शॉर्ट में लिख दिया, कंसाइज कर दिया। परफॉर्मेंस, दीज कैन बी फास्टर देन इक्विवेलेंट फॉर लूप्स, यानी कि सेम चीज़ का, जैसे अभी हम जो फॉर लूप लिख रहे हैं इससे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी फास्ट होता है, स्पेशली फॉर लार्ज डेटा सेट्स ड्यू टू ऑप्टिमाइजेशन बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखते टाइम जो पाइथन इंटरप्रेटर है इट डज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि ऑप्टिमाइज तरीके से कोड रन होता है पाइथन्स, ठीक है। हाउएवर इट्स असेंशियल टू बी माइंडफुल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही फॉर लूप को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिख देंगे, कभी कभी जब बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होता है तो वो फॉर लूप में ज़्यादा रीडेबल होता है, उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखना भी मुश्किल हो जाएगा और पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक दैट ट्रेड ऑफ कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो ओवरली कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस कैन एक्चुअली रिड्यूस रीडेबिलिटी एंड मिंटेबिलिटी। जैसे अभी आपने देखा होगा वो हमने एलिफ वाला ही लिखा तो उसके अंदर वो नेस्टेड करके आ गया अंदर ना, तो वहीं से ही रीडेबिलिटी कॉम्प्लेक्स हो गई। तो और कॉम्प्लेक्स होता तो इट वुड हैव बीन इवन मोर डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस आर इनहेरेंटली फास्टर देन फॉर लूप्स। तो ये कह रहे हैं मेमोरी इज रिजर्व्ड फॉर द एंटायर लिस्ट अप फ्रंट। अच्छा, ये कैसे हो गया, ये बता सकते हैं कोई? प्री एलोकेशन कैसे हुआ? अपना जो सिंटैक्स था, जिस तरह से अपन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बना रहे थे, उसको यूज़ करके या उसको थोड़ा समझ के बताओ कि प्री एलोकेशन कैसे हो गया और फॉर लूप में प्री एलोकेशन कैसे नहीं होता। एनीवन? कोई भी? ऋषि? फॉर लूप्स में अगर मतलब जैसे जैसे वो इटरेट करता जाता है तब उसको साइज मिलती होगी, और इसमें वो पूरी लिस्ट को एक बार साइज दे देता है। और करेक्ट। तो जब हम, आपको याद होगा जब हम फॉर लूप करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक खाली लिस्ट इनिशिएट करते हैं, एम्प्टी लिस्ट इनिशिएट करते हैं, फिर जैसे जैसे कोई भी एलिमेंट आता जाता है उसे लिस्ट में अपेंड करते जाते हैं, करेक्ट। तो जब भी हम अपेंड करते हैं हर बार लिस्ट का साइज अपडेट होता है, लिस्ट को और मेमोरी एलोकेट होती है। सो एवरी टाइम दैट स्टेप इज एग्जीक्यूटेड, राइट। जितनी बार फॉर लूप रन करेगा उतनी बार ये चीज़ होगी, अपेंड होगा, मेमोरी मिलेगी, मेमोरी एलोकेट होगी। तो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, जैसे कि आपको याद है कि हम डायरेक्टली एक नई लिस्ट में उसे असाइन कर देते हैं और एक लिस्ट बना देते हैं उसके अंदर, तो हर एलिमेंट के लिए हम रन कर रहे होते हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ऑटोमेटिकली ओरिजिनल लिस्ट जितनी मेमोरी पहले ही एलोकेट हो जाती है। सो अपफ्रंट मेमोरी एलोकेशन होता है तो एक स्टेप में हो गया, बार बार इटरेटेबल नहीं है। देन कैशिंग, लोकल वेरिएबल्स आर कैश्ड फॉर फास्टर एक्सेस विद इन द कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं मतलब उनको बार बार वो नहीं बुलाते हैं, उस बार बार कॉल नहीं होता। फिर एफिशिएंट अपेंडिंग, ऑब्वियसली बिकॉज लिस्ट अपेंड जो है वो शायद ये कोई एक इसमें फंक्शन है जो यूज होता है, स्पेशलाइज्ड बाइट कोड इंस्ट्रक्शन, वो एलिमेंट्स ऐड करता है इंस्टेड ऑफ जो हम अपेंड करते हैं नॉर्मल वाले में। और अगेन रिड्यूस्ड ओवरहेड, क्योंकि हम फॉर लूप में बार बार अपेंड कॉल करते हैं, इसमें नहीं करना होता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस आर कंपैरेटिवली फास्टर। सिमिलर टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस देयर आर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशंस, एकदम सेम है। जहाँ पे आप वो बाहर वाले ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे थे, नाउ इन केस ऑफ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, बिकॉज अब आपको डिक्शनरी जनरेट करनी है। तो जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, डिक्शनरी स्क्वायर्स डिक्शनरी इनिशिएट किया फॉर नंबर इन नंबर्स, स्क्वायर डिक्शनरी नम इज इक्वल टू नंबर का स्क्वायर। इसमें हमारे पास ओरिजिनली नंबर वाज अ लिस्ट, उससे हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन बनाया है। तो लिस्ट के हर एलिमेंट को इटरेट किया फॉर नंबर इन नंबर्स, जो डिक्शनरी थी स्क्वायर्स डिक्शनरी, उसमें की क्या दिया, दैट कॉरस्पॉन्डिंग नंबर, और वैल्यू में दे दिया नंबर स्क्वायर।
इसी चीज़ को अगर हमें डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्मेट में लिखना होता तो हम ऐसे लिख देते, स्क्वायर्स डिक्शनरी की और ये कोलन और आगे वैल्यू, यही होता है डिक्शनरी का फॉर्मेट जब भी हम डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। तो की हो गई नंबर, क्योंकि वहाँ पे बोल रहा है हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, वैल्यू क्या हो गई, नंबर स्क्वायर, दिस इज योर वैल्यू। तो की कोलन वैल्यू किसके लिए, फॉर एवरी नंबर इन नंबर्स। तो ये इस तरह से डिक्शनरी होती है। दिस इज अगेन द सेम, वहाँ पे आप अगर लिस्ट होती तो ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि वहाँ की नहीं होती, नंबर स्क्वायर फॉर नंबर इन नंबर्स, डिक्शनरी है तो की भी आ गई। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, की एक्सप्रेशन कोलन वैल्यू एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल और आगे इफ कंडीशन। सेम लिस्ट की तरह इफ कंडीशन लास्ट में लगाइए, क्योंकि एल्स एब्सेंट है यहाँ पे, एल्स में हमें कुछ डालना नहीं है। और अगर एल्स भी प्रेजेंट होता तो इसकी तरह लिखते, ये एक बार पढ़ लो, मैं इस साइड आ जाती हूँ। की एक्सप्रेशन कोलन वैल्यू एक्सप्रेशन इफ दिस कंडीशन एल्स ऑल्टरनेट वैल्यू एक्सप्रेशन, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर आ जाएगा ये, जैसे कि नंबर स्क्वायर, वैल्यू एक्सप्रेशन नंबर स्क्वायर हो सकता है। एल्स अगर नहीं ट्रू होती है तो ये नंबर क्यूब हो सकता है, या जो भी है वॉट एवर ऑल्टरनेट यू हैव फॉर आइटम इन इटरेबल। सिमिलर है, एकदम सेम टू सेम है, सिर्फ आपका एक की कोलन ऐड हो जाता है शुरू में, क्योंकि अब आप हर की वैल्यू पेयर बना रहे हो। क्लियर है यहाँ तक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन? ऑल राइट, नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि हमको थोड़ा सा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है हम लोग लिखना सीखें। सो लेट्स डू दिस। दीज आर सम क्वेश्चंस, आप वन बाय वन करते जाओ एंड आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज। तो शुरू कर दो करना, एंड आई विल गिव यू सम टाइम एंड देन वील डिस्कस। Let's discuss these questions. So I think first question is pretty easy. First question हो गया, generate a list of squares. ये तो easy है right, ये तो simple है, वही है x square for x in this करके। फिर उसके बाद बोल रहा है generate a list of all even numbers from 1 to 20 using a list comprehension। ये कैसे किया, किस किस ने कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। Who all have done this? Generate a list of all even numbers. Shraddha, okay. Shraddha, tell me कैसे किया? Even numbers is equals to n for n in range. Okay, so the question was कि हमको generate a list of all even numbers using a list comprehension. So even numbers is equals to n for n in range 1,21. ठीक है, everyone agrees with this? ये हमने लिखा है, ऐसा करके हमने बनाया n for n in। यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इटरेटर होता है तो हम क्या इटरेटर यूज़ कर लेंगे 1,21, क्योंकि 20 तक चाहिए। तो n for n in range if n% इवन है, शायद ना यही क्वेश्चन है कि अगर इवन है तो आप प्रिंट कर दीजिए। सो दिस विल गिव मी माई आंसर। ये देखो 2 4 6 8 अप टू 20 प्रिंट हो गया। सो दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट अ न्यू लिस्ट दैट कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स कन्वर्टेड टू अपर केस। सत्या, हाउ विल वी डू दिस? क्या फंक्शन यूज करेंगे? n फॉर n इन क्या करें, अपर केस में हमें कन्वर्ट करना है। दिस सेज गिवन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट अ न्यू लिस्ट दैट कंटेन्स ऑल कन्वर्टेड टू अपर केस। तो यानी कि ये मान लीजिए स्ट्रिंग लिस्ट है। अब क्या करें, ये सही है अपर केस में? अच्छा, तो आस्था ने बताया है। सो वी कैन डू दिस, आई होप दिस विल वर्क। इसमें हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिस्ट को कुछ भी डिफाइन कर देते हैं छोटा सा। ये A हो गया और ये B हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। बेसिकली सिंपल है, स्ट्रिंग पे कर लिया वही काम। धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल्स, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि टपल्स बनाइए। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल्स
where each tuple contains the index and the corresponding value from the list. यानी कि अगर हमें टपल बनाना है तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए 0,a 1,b, राइट. किसका हुआ? कार्तिक बताएगा. ठीक है. सो कार्तिक हैज़ रिटन, अच्छा अभी नहीं लिखा है कार्तिक. अच्छा, सो व्हाट हैव यू रिटन? n कॉमा तो हमको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाना है और हमको क्या चाहिए? इंडेक्स कॉमा वैल्यू, ऐसा ही कुछ चाहिए. क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल्स, तो ये टपल्स है, ये रिटर्न होना चाहिए. कंटेन्स द इंडेक्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट ए बी सी. सो इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन सही है ये कार्तिक ने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है. सो कार्तिक हैज़ रिटन n कॉमा व्हाट इज li डॉट इंडेक्स n फॉर n इन, अच्छा li इज़ योर लिस्ट, ओके. नहीं n कॉमा, अच्छा तुमने, सो यू हैव यूज्ड दिस. सो बेसिकली व्हाट ही हैज़ डन इज, इसने क्या किया, ही हैज़ रिटन टपल बनाया, क्योंकि हमें चाहिए क्या? वैल्यू कॉमा इंडेक्स चाहिए. तो इसने किया ये स्ट्रिंग लिस्ट. तो स्ट्रिंग लिस्ट डॉट इंडेक्स n, और ये टपल है तो कॉमा n, ये दोनों चीज़ें चाहिए क्योंकि हमें फॉर n इन स्ट्रिंग लिस्ट ये किया है. ये भी ठीक है. इसमें तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ा बेसिकली इंडेक्स तुम्हारा. इसको करके देखते हैं रन इफ दिस वर्क्स. ये आ गया 0,a और 1,b. ये सही है. किस किस ने ऐसे ही किया था और हु ऑल हैव डन इट इन सम अदर वे. बेसिकली इंडेक्स चाहिए था तो इसने क्या किया, उस हर जो बेसिकली लगाया ये f और n इन स्ट्रिंग लिस्ट, और ये रिटर्न क्या कर दिया n और स्ट्रिंग लिस्ट में n का इंडेक्स. तो ये हमारा टपल बन गया. दिस इज़ व्हाट वी वांट टू रिटर्न, वैल्यू इंडेक्स कॉमा वैल्यू. इसको किसी और तरह से किया है किसी ने? कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, वो भी लगा सकते हैं इसमें. एनीवन हु हैज़ डन इट डिफरेंटली? इन्यूमरेट यूज़ नहीं कर सकते हैं? इन्यूमरेट क्या करता है? जब भी हम इन्यूमरेट करते हैं फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू, जो हम फॉर लूप बनाते हैं, राइट, फॉर आई इन रेंज जैसे करते हैं, तो उसमें हम इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन इन्यूमरेट स्ट्रिंग लिस्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो इंडेक्स कॉमा वैल्यू ये सही है क्या? कुछ गलती तो नहीं है इसमें? कोई गलती है? सही है. तो हमें वो स्ट्रिंग लिस्ट डॉट इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन्यूमरेट हमने पढ़ा हुआ है और इन्यूमरेट खुद ही यही काम करता है कि वो सबको इंडेक्स वाइज उठाता है, लाइक विद इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करता है. तो 0,a अपने आप ही आ गया. तो ये एक सीखने वाली चीज़ थी. यू कुड हैव डन इट लाइक दिस, बट तुम्हारा भी अच्छा है दैट तुमने याद नहीं आया तो ये यूज़ किया. गुड, बट इन्यूमरेट शुड बी यूज्ड. फिर अपना नेक्स्ट क्या आ जाता है क्वेश्चन, गिवन द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट अ न्यू लिस्ट दैट कंटेन्स ओनली पैलिंड्रोम्स. तो ये किसने किया? कार्तिक ने कर लिया. और कोई नया बच्चा? ऋषि. ठीक है, ऋषि बताओ कैसे किया.
सो ऋषि ने किया है J फॉर J इन लिस्ट इफ़ J इज़ इक्वल टू J का उल्टा। ओके, यानी कि कुछ इस तरीके से आइटम फॉर आइटम इन लिस्ट इफ़ कब देंगे, इफ़ आइटम ऐसा कुछ किया है ऋषि। इसको रन करके देखते हैं क्या गलती है। जल्दी से पकड़ के बताओ क्या गलती है, क्या गलत लिख दिया। करेक्ट, इक्वल टू आंसर क्या आ गया, A कॉमा B। ये सही है। इसमें तो ये प्रिंट करना था ना कि अगर जो हमारी स्ट्रिंग लिस्ट है इसको हमने इसको हमने रन नहीं किया, दैट इज़ वाई ऐसा हुआ है। लेट्स रन दिस। तो स्ट्रिंग लिस्ट ये बन गई। अब इसको रन करते हैं। तो ये दोनों ही पैलिंड्रोम है क्योंकि दोनों का ही रिवर्स जो है वो उसी के बराबर है। तो ये समझ में आया। एनीवन हैज़ अ डाउट हियर। ये मैंने लिस्ट बना दी थी यहाँ पे, ABBA और B दोनों पैलिंड्रोम है, तो यहाँ पे ये आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। क्रिएट अ लिस्ट दैट काउंट्स द नंबर ऑफ वॉवल्स इन ईच स्ट्रिंग इन द लिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स निकालने हैं फॉर एवरी स्ट्रिंग। यानी कि पहले तो ये बताओ प्रिंट क्या होना चाहिए आस्था, इसका आंसर क्या आना चाहिए। जल्दी बताओ तन्वी। तरुण, सब सो रहे हैं। ऋषि बताओ, श्रद्धा बताओ। श्रद्धा, आंसर क्या आना चाहिए। क्रिएट अ list that counts the number of vowels in each string. Answer, what should be the answer to this? Actually, I haven't done up to that. I'm trying. कोड मत लिखो, जस्ट मेरे को आंसर चाहिए कि कैसा आंसर दिखना चाहिए, कोड नहीं चाहिए। करना क्या है बेसिकली इज व्हाट आई एम आस्किंग। We're just selecting each and every I from that list and count the number of vowels. तो आंसर कैसा आएगा अगर इस लिस्ट के लिए आंसर प्रिंट करेंगे इसका, तो क्या आएगा। टू कॉमा वन आएगा ना। Yes. पहले वाले में 2 वॉवल हैं, दूसरे वाले में 1 वॉवल है और तीसरे वाले में 1 वॉवल है, तो आंसर क्या आएगा 2,1,1। तो पहले तो कोड लिखने से पहले हमें ये समझ आना चाहिए ना कि क्या आना चाहिए। तो इसके अंदर ये एक नेक्स्ट लेवल है, मतलब कि ऊपर वाले से इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज़, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं बट हाँ थोड़ा सा एक स्मार्टनेस यूज़ होगी। कोई है ऐसा जिसने कर लिया तो वील डिस्कस, अदरवाइज वी विल stop here for you to try these out. कोई है, किसी ने कर लिया हो तो we'll discuss. ठीक है, आई डोंट थिंक अभी किसी ने किया है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड डू दीज क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है, ताकि तुम्हारे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे भी अच्छा हाथ हो जाएगा एंड यू विल गेट टू नो कि what all things are allowed within list comprehensions and all of that. एंड इसके अलावा फंक्शंस वगैरह की प्रैक्टिस वी विल बी डूइंग व्हेन वी, जब हम फंक्शंस बनाएंगे फॉर आवर प्रोजेक्ट्स या इस तरह से। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। डन, स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। वी कवर्ड बेसिकली द थ्योरी ऑफ पाइथन आज कंप्लीट, मतलब आज हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया। हमने फंक्शंस भी कवर कर लिया और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस भी कवर कर लिया है। दैट वाज द लास्ट थिंग। नाउ प्रॉबेबली विल बी मूविंग टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक?
वी विल टेक अप द डाउट्स एंड ऑल्सो कल आई वॉन्ट कि आप ग्रुप पे डिस्कस कर रहे हो एट वॉट एवर टाइम सूट्स यू, 5 बजे या 6 बजे, ऑल दीज क्वेश्चंस एंड जो निशान सर ने शेयर किए थे ऑल दोज क्वेश्चंस, वो सारे आप आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑल राइट, नो डाउट्स? ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास.